एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिला है, चाहे वो पेरेंट्स शुरू से बहुत सपोर्टिव रहे हैं, बोथ माय मदर एंड फादर, एंड कभी प्रेशर नहीं था कि ये करना है वो करना है। फ्रेंड्स अगेन आई हैव बीन वेरी लकी, शुरू से ही स्कूल से कॉलेज और अभी रिसेंट प्रेपरेशन में भी मिले, दे वर ऑलवेज अ सोर्स ऑफ इमोशनल सपोर्ट मेरे लिए। तो ये सपोर्ट सिस्टम मेरा हमेशा स्ट्रॉन्ग है, जिस वजह से शायद मैं यहाँ तक पहुँची। हाँ, तो आई थिंक ये 2 दिन, इनफैक्ट 27 जैसे 26 को ख़त्म हुए थे इंटरव्यू, और अगले दिन से था कि 27 को रिजल्ट आएगा, तो 3-4 दिन हो गए थे कि अब आएगा रिजल्ट, अब आएगा। तो कल से तो बहुत ही ज़्यादा एंग्जाइटी थी, तो लगातार हाथ में फ़ोन था कि हर एक मैसेज जो आ रहा था ऐसा लग रहा था रिजल्ट आ गया, आज सुबह से स्पेसिफिकली। तो जब पहली बार PDF आया और वो ऐसा लगता है कि ऊपर से देखें कि नीचे से देखें, तो उसकी थैंकफुली नौबत नहीं पड़ी, वो ऊपर ही दिख गया नाम। तो पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता, तो 2-3 बार रोल नंबर चेक किया कि रोल नंबर भी सेम है, वो भी सेम है। फिर मम्मी को बताया था, तो उनको वो बहुत खुश हुई, फिर नानी को बताया, वो बहुत खुश हुई, तो उन सबको देखकर बहुत अच्छा लगा। हाँ, मतलब ग्रेड्स मेरे हमेशा अच्छे आते थे, तो ऐसे मतलब पढ़ने में ठीक ही थी मैं शुरू से ही। पढ़ाई मेरी दिल्ली में ही हुई है, तो सरदार पटेल विद्यालय, केम्ब्रिज स्कूल न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी 5th तक थी मैं, फिर सरदार पटेल विद्यालय में थी 12th तक। तो उसमें अच्छा ही था। ग्रेजुएशन मतलब 11th-12th में मैंने साइंसेज ही ली थी, सोशल साइंसेज, उसी में ज़्यादा इंटरेस्ट था। फिर हिस्ट्री ली थी ग्रेजुएशन में, और यही फिर मैंने ऑप्शनल भी लिया था। चैलेंजेस तो आते ही थे, क्योंकि मतलब इतना ज़्यादा सिलेबस होता है, इतनी लंबी प्रिपरेशन होती है, तो मन करता है कि क्या ही कर रहे हैं, मतलब क्योंकि सामने को जैसे रिजल्ट हाथ में नहीं होता है, हर लेवल पर आपका एक अलग वो रहता है, तो वो बीच बीच में लगता ही था, बट उसके अपने आप को पुल बैक करना, फिर से लगना उसी उसमें, दैट वाज द चैलेंज। हाँ, तो आई थिंक तीनों, क्योंकि बहुत अलग अलग स्टेजेस के एग्जामिनेशन होते हैं, तो तीनों में अलग अलग चीज़ें चाहिए होती हैं। प्रीलिम्स इनफैक्ट इस बार भी मेरा, मैं बहुत ज़्यादा वो नहीं थी, कुछ नहीं थी, मुझे लगता है इस बार नहीं होगा इस बार, क्योंकि बहुत कट ऑफ भी नीचे आ रही थी और टफ भी था, मुझे लगा था पिछली बार से पेपर। तो प्रीलिम्स के लिए मैं पढ़ती तो वही बेसिक बुक्स थी, पर आजकल नेचर ऐसा हो रहा है एग्जाम में, वहाँ पर जाकर लगता है कि पढ़ो ना पढ़ो सेम ही है, तो इस टाइप से पढ़ा तो मैंने नॉर्मल था। मेन मेरी स्ट्रैटेजी जो बहुत ज़्यादा आई थिंक काम आई, वो मेन्स वाली थी स्पेसिफिकली, क्योंकि मेन्स के लिए मैंने अपने खुद के नोट्स, ऑप्शनल जो सिलेबस होता है ना, सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने नोट्स, और अपना जो करंट अफेयर्स भी होता था हर रोज़ का अखबार, वो भी मैं उन्हीं हेडिंग्स के अंदर नोट्स बनाती थी। तो अगर क्वेश्चन आते थे और प्रीवियस क्वेश्चंस पर भी एनालिसिस करती, तो फिर बाद में अच्छे से वो मैं यूज़ कर पाई अपने फाइनल एग्जाम। नहीं, मेरा मन था आर्ट का, पापा चाहते थे कि साइंस ले लो, ऑप्शन बड़े रहेंगे, ज़्यादा रहेंगे, पर मेरा मन था आर्ट करने का। तो शुरू में पापा थे कि क्यों नहीं ले रही, बट फिर हाँ काम आ गया। आई थिंक आवर्स ऑफ प्रिपरेशन, तो जेन्युइनली मैं बोल रही हूँ, कभी मैंने ऐसे काउंट नहीं किया कि इतने घंटे उतने घंटे। मेंस वगैरह के पहले तो पूरा लगे ही रहते थे, मतलब कि बस खाने के लिए उठे, उसके लिए उठे, तो वो वाला तो लगातार डिपेंड करता है कि कितना आप लेवल पर पहुँचे हुए हो, क्या लेवल ऑफ प्रिपरेशन है। तो मेंस से पहले तो डेफिनेटली बहुत घंटे लगते थे। घंटे ऐसे कभी काउंट नहीं हुए, मैं कई बार ब्रेक लेती थी, तो कई दिन ब्रेक भी ले लेती थी, पर जब पढ़ती थी तो अच्छे से वो कवर कर पाती थी। और बाकी क्वेश्चन मैं भूल गई। ऑप्शनल मेरा हिस्ट्री था, क्योंकि बैकग्राउंड भी हिस्ट्री था, और उसका सिलेबस बहुत वास्ट था, वो इनफैक्ट चैलेंजिंग ये भी लगा था, उसमें मैप वर्क भी होता था और काफ़ी वास्ट रहता था, तो उसको और GS को बैलेंस करना मुश्किल होता था, क्योंकि चाहे सोशियोलॉजी हो, एंथ्रोपोलॉजी हो, थोड़े छोटे ऑप्शन होते हैं, पर ऑल्दो हिस्ट्री मेरा बैकग्राउंड था, पर क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस रहता था, तो उसको GS को बैलेंस करना 2 महीने के टाइम में मेरे लिए एक चैलेंज था। दूसरा अटेम्प्ट था ये। पहला अटेम्प्ट वो वाला था जब जिसमें मेरा मीडियम थोड़ा चेंज हो गया था, उसमें मैंने गलती से फॉर्म में वो हिंदी या जो कुछ भी टेक्निकल एरर, मुझे अभी तक समझ नहीं आया वो कैसे हुआ था, पर कई बार गए थे UPSC, वो फिर चेंज नहीं होता है, तो वो इशू था जिसकी वजह से मैंने दूसरा अटेम्प्ट किया। इससे पहले मैं ग्रेजुएशन करी थी, उसके बाद मैं JNU गई थी अपनी मास्टर्स के लिए भी, तो यही करी थी उसमें।
एक बैलेंस कि आप सिर्फ वो नहीं कर सकते कि आप सिर्फ हार्ड वर्क कर रहे हो, पर वो हार्ड वर्क भी बहुत ज़रूरी होता है। तो एक कंसिस्टेंट लेवल पर, ये नहीं कि एक दिन बहुत ज़्यादा पढ़ लिया फिर बिल्कुल छोड़ दिया। तो कंसिस्टेंसी आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो ये आई थिंक काफ़ी चैलेंजिंग कई बार रहता है, क्योंकि और मटेरियल भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है। तो ये आई थिंक मुझे पर्सनली इसी ने हेल्प किया, जो मैं बता रही थी कि स्टैटिक और स्टैटिक और करंट को वो करना। ये मैं स्पेसिफिकली मेंस ओरिएंटेशन से मैं बता रही हूँ, क्योंकि हम बेसिक बुक्स तो सब लोग पढ़ते ही हैं, सिलेबस भी पता ही होता है, पर जब अखबार पढ़ते हो तो उसको सिलेबस से लिंक करना कि वो तो स्टैटिक पोर्शन है, उसके साथ साथ में ये आप एग्जाम पर लिख सकते हो, ये साथ में चल रहा है, तो इसके ऊपर भी शायद क्वेश्चन आ सकता है, तो गूगल सर्च कर लो साथ में, अगर प्रीलिम्स ओरिएंटेशन से कर रहे हो तो, या फिर अदरवाइज वो तो साथ साथ में आई थिंक सिलेबस बहुत सेंट्रल पार्ट होता है, जो कई बार लोग भूल जाते हैं, सिर्फ किताब उठाकर पढ़ रहे होते हैं। तो सिलेबस को साथ में रखकर पढ़ना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। हाँ, तो आई थिंक ये थोड़े सालों में काफ़ी चेंज देखने को मिला है। पहले बोलते थे कि टॉप रैंकर्स में ज़्यादा मैनी होते हैं, और वो धीरे धीरे पिछले 5-6 सालों में तो काफ़ी चेंज देखने को मिला है, तो बहुत ही पॉजिटिव है। और आई थिंक ये सिर्फ ब्यूरोक्रेसी में नहीं हो रहा, तो ये रिफ्लेक्शन है जो पूरी सोसाइटी में चेंज हो रहा है। तो मैं बस ये कहना चाहूँगी कि और लोग ऐसे आए, और सिर्फ एस्पिरेंट्स ही नहीं, उनके जो सराउंडिंग लोग हैं, पेरेंट्स हैं, वो भी एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं विमेन एस्पिरेंट्स को आगे आने के लिए। तो आई थिंक वो एक पॉजिटिव स्टेप ही है।